नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि मैं इसके जस्ट पहले जो हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज हो गया, स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। कोई बॉडी है, उस बॉडी पे चार्ज है, चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, उससे जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल आ रहा है, इन सभी का स्टडी हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था। वहां पर क्या था बच्चों, चार्ज जो है वो रेस्ट कंडीशन में था। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बॉडी में चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर दे, कोई भी बॉडी आपको दी हुई है और चार्ज उस बॉडी में फ्लो हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो होता है, जैसा कि आप जानते भी हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पर जो स्टडी करना है वो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट को स्टडी करना है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं कंडक्टिविटी के बेस पर बात करूं तो कंडक्टिविटी के बेस पर मटेरियल्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। यू नो वेरी वेल, कंडक्टर में करंट बहुत आसानी से फ्लो हो जाती है, इंसुलेटर में कोई करंट फ्लो ही नहीं होती है, और सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, हम जानते हैं जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सभी मटेरियल्स जो हैं वो किसी न किसी एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। अब कंडक्टर में क्या होता है बच्चों, कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो होती है? करंट फ्लो के लिए क्या चाहिए? फ्री चार्ज कैरियर। फ्री चार्ज कैरियर का मतलब कोई भी पार्टिकल जिस पे चार्ज हो और वो आसानी से मूव कर सके, राइट। तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एटम में जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ही कम फोर्स से बाउंडेड होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो कंडक्टर के अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड तो होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम होता है। अब बहुत कम फोर्स होने की वजह से उसको हमें फ्री करने के लिए, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमें नहीं देनी होती है। वो एनर्जी वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से गेन कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री हुआ अब वो उस कंडक्टर के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकता है। इसका मतलब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम बात करें इंसुलेटर की। इंसुलेटर में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और उसमें जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है बच्चों उसमें। तो अब आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फ्री करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लीजिए इतनी एनर्जी हम दे देते हैं तो क्या होता है, वो जो इंसुलेटर है वो सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है और वो क्या मेल्ट हो जाता है। जैसे प्लास्टिक की बात करें, हम बोलते हैं प्लास्टिक से इंसुलेटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें किसी भी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका रीजन हमने बात की, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर उसको फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इतनी एनर्जी अगर हम सप्लाई कर भी देंगे तो क्या होगा, वो अपनी सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाएगा और वो मेल्ट हो जाएगा। तो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स में हम बात करें सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए उनमें किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो उसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको कुछ ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। और अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, कुछ एनर्जी उसको देंगे, तो एनर्जी को लेकर वो जो है इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो उसकी कुछ कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन कंडक्टिविटी हमेशा कंडक्टर से कम ही होती है। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर की होती है, उसके बाद सेमीकंडक्टर की होती है, और सबसे कम कंडक्टिविटी यानी कि लगभग जीरो हम कह सकते हैं, वो कंडक्टिविटी किसकी होती है बच्चों, इंसुलेटर की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट कब आएगा,
पहली बात तो जैसे मैं कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, रूम टेम्परेचर पर ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। जब वो चार्ज कैरियर या फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहां पर एक कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है, और मान लीजिए डेल क्यू चार्ज जो है, डेल क्यू चार्ज डेल टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करके इधर चला गया, राइट। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस किया, डेल क्यू बाई डेल टी के बराबर। तो आप देखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इफ डेल क्यू चार्ज पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन डेल टी टाइम। अगर मान लीजिए डेल टी टाइम में डेल क्यू चार्ज क्रॉस कर जाता है इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो जो एवरेज करंट होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। चार्ज कितना क्रॉस किया है और कितने टाइम में क्रॉस किया है, इसका जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, करंट के बराबर। इसको हम बोलेंगे एवरेज करंट। अब अगर मान लीजिए मुझे इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस के लिए हमने क्या किया, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 ले लिया, तो डेल क्यू बाई डेल टी हो गया। तो अगर मैं एवरेज करंट को इस कंडीशन के साथ में लिखूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा ही है। तो I इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी से, और एवरेज को कैसे लिखेंगे, डेल क्यू बाई डेल टी से। अब डेल क्यू क्या है या डी क्यू क्या है, डी क्यू है चार्ज, तो चार्ज किसकी वजह से आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जैसे मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन्स किसी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर गए, तो 50 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कितना क्रॉस किया, उस 50 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जो कि कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ इतना, और आपको जो भी टाइम दिया है मान लीजिए इतना चार्ज जो है वो मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का चार्ज 5 सेकंड में फ्लो हुआ, तो यहां टी की वैल्यू 5 रख देंगे, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो आपको मिल जाएगा, और उससे आप क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये करंट का फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी या डेल क्यू बाई डेल टी भी आप कह सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपको एवरेज करंट निकालना है कि आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। नेक्स्ट जो है, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशन। डायमेंशन हम जानते हैं क्या हो जाएगा इसका, A1 के बराबर, या M0 L0 T0 A1 भी आप कह सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। जनरली हम क्या करते हैं, सर्किट में करंट की डायरेक्शन तो दिखाते हैं, लेकिन फिर भी करंट जो है वो वेक्टर नहीं होता है, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी हम डायरेक्शन दिखाएं लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो वेक्टर लॉ को वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये ट्राइंगल लॉ जो होता है उसको फॉलो नहीं करता है ये, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। एम्पियर की डेफिनेशन आप देखिए, हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, I इज इक्वल टू हमारे पास होता है डी क्यू बाई डी टी। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी के बराबर। अगर मान लीजिए t डी टी की वैल्यू हमारे पास 1 सेकेंड के बराबर हो जाए, और इतने 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज अगर फ्लो होता है, तो उस समय जो करंट आपको मिलेगा दैट मीन्स I इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूं 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। ये किसके बराबर होगा बच्चों, 1 एम्पियर के बराबर, यानी कि 1 कूलाम अपॉन सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, 1 एम्पियर बोल सकते हैं। तो आप देखिए एम्पियर की डेफिनेशन है, द करंट थ्रू एनी कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो 1 कूलाम अपॉन सेकेंड किसके बराबर होगा बच्चों, 1 एम्पियर के बराबर। नेक्स्ट आप देखिए करंट की डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं, कन्वेंशनल है, आपको जस्ट याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है
राइट। वैसे अगर मैं कंडक्टर में बात करूं तो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मान लीजिए कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जहां पे आयंस फ्लो हो रहे हो, तो आयंस पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं। तो पॉजिटिव आयंस जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, करंट भी उसी डायरेक्शन में मानी जाती है। मानी जाती है मतलब कन्वेंशनल है, ध्यान रखना है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है, राइट। तो यहां पर आप देखिए, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में बात करूं तो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो यहां पर आप देखिए, ये एक बैटरी लगी हुई है, ये कंडक्टर है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन भी वही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। मतलब करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में ही फ्लो होती है। यहां पर आप देखिए, अगर मैं नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में बात करूं तो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो आप देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है, तो करंट किधर हो जाएगा बच्चों? लेफ्ट टू राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? हमेशा करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पे द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और अप्लाइड फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम कह सकते हैं इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज। या तो आप पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन क्या सकते हैं, या फिर नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयंस हैं उनके फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप करंट की डायरेक्शन को बोल सकते हैं। चार्ज कैरियर्स, डिफरेंट जगह पर चार्ज कैरियर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, जो कि करंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मैं कंडक्टर में बात करूं और मेटल्स में मैं बात करूं, तो मेटल्स और कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट में बात करूं, जैसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वहां पे जो चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है वहां पे जो चार्ज कैरियर होता है वो पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स भी होते हैं। होल्स बच्चों यहाँ पे एक नई टर्म्स है आप लोगों के लिए। हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ेंगे चैप्टर, तो वहाँ पर होल्स क्या होते हैं वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे जनरली हम बात करें कि होल जो है, जैसे मान लीजिए किसी जगह से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस जगह पे खाली स्पेस बच गया, तो उस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। अब वो खाली स्पेस जो है उसको मैं एक तरह से, जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उसको कह सकता हूं वहां पर। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। तो होल भी एक तरह का चार्ज कैरियर होता है जिसपे कितना चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां पर सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब 3 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मान लीजिए कोई गैस डिस्चार्ज ट्यूब है इस तरह से, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, राइट। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है इस तरह से, और प्रोटॉन जो मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब करंट की मुझे बात करनी है। आप देखिए, मुझे टोटल करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है वो निकालना है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहे हैं बच्चों? लेफ्ट टू राइट। तो करंट की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? करंट की डायरेक्शन होगी इधर, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन किधर मूव कर रहा है बच्चों? राइट टू लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट मतलब इस तरफ। तो यहां पे इसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी वो भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो दोनों चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट है वो किधर है बच्चों? राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट। तो यहां पे जो नेट करंट जो हो जाएगा वो होगा हमारे पास I = IE होगा प्लस IP, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट
प्लस प्रोटॉन की वजह से करंट। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जो होगा N1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो आप देखिए टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड के बराबर, तो यहां मैं T लिख देता हूं, प्लस N2 इंटू प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होता है बच्चों, E के बराबर ही होता है मैग्नीट्यूड में, अपॉन ये हो गया T। तो T की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 सेकेंड दिया हुआ है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो 1 सेकेंड में ही फ्लो हो रहे हैं। तो आप देखिए ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिए हुए हैं, हमें टोटल चार्ज निकालना, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा N1E और इधर हो जाएगा N2E के बराबर। तो N1 की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 18 और E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर, अपॉन इधर 1 सेकेंड है, प्लस यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास, अगेन यहाँ पर भी 1 सेकेंड है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा 4.8 और इधर बचेगा 10 की पावर माइनस 1, 18 प्लस का यहाँ पर है, माइनस का 19 इधर है, तो I इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0.48 प्लस यहाँ पे 1.6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 होगा। यहां से देखिए 10 की पावर 18 है, 10 की पावर माइनस 19 है, तो 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 0.32 के बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 0.8 एम्पियर करंट आपको यहां से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ये, तो करंट किधर फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। प्रोटॉन की तरफ फ्लो हो रहा है बच्चों राइट टू लेफ्ट, तो करंट भी उसी डायरेक्शन में होगी, तो दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम, इसलिए नेट करंट जो है वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए हमने बात की थी कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव भी करते हैं। मूव किसकी वजह से करेंगे बच्चों, एटमॉस्फेयर से जो एनर्जी गेन करते हैं उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिसको हम थर्मल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, लेकिन करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, और रैंडम मोशन की वजह से किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने वाला नेट चार्ज जो है वो जीरो होता है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है जीरो के बराबर। तो आप देखिए एक कंडक्टर है, हमने उसमें किसी भी तरह की कोई बैटरी नहीं लगाई है, बैटरी नहीं लगाई है मतलब एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। उसके अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की एटमॉस्फेयर से, गेन करने के बाद उनको कुछ स्पीड मिली इलेक्ट्रॉन को, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हुई, और उसका जो मोशन है वो मोशन जो है वो रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब है कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं। जैसे मान लीजिए हम यहां पर ही कह सकते हैं कि मान लीजिए एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर मैंने ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ले लिया, इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो मोशन जो है वो रैंडम है, रैंडम का मतलब हुआ किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट क्रॉस होने वाला जो टोटल चार्ज है वो कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर। तो उस समय चार्ज फ्लो तो हो रहा है लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाला नेट चार्ज कितना है बच्चों, जीरो के बराबर, तो करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। तो यहां पर हम कह सकते हैं द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ कंडक्टर गेन एनर्जी ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड मूव रैंडमली इन कंडक्टर। रैंडम मोशन होता है कंडक्टर के अंदर, द एवरेज ट्रांसपोर्ट एंड एवरेज वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू थर्मल मोशन। तो थर्मल मोशन की वजह से किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लीजिए मैंने बैटरी नहीं लगाई हुई है तब भी इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, लेकिन नेट करंट कितना होगा, जीरो के बराबर। क्यों जीरो होगा बच्चों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, जीरो होगी। क्यों होगी, क्योंकि मोशन कैसा है इलेक्ट्रॉन का, रैंडम मोशन है। थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी कंडक्टर जो है उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अप्लाइड वोल्टेज की एब्सेंस में भी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो एनर्जी है
वो कहां से मिलती है? काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, वो जो काइनेटिक एनर्जी उनको मिलती है वो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है या सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उससे वो थर्मल एनर्जी गेन करता है और वो थर्मल एनर्जी जो है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से थर्मल स्पीड आती है। तो थर्मल स्पीड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्पीड अक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड थर्मल स्पीड, राइट। ये कंडक्टर आपको दिया हुआ बच्चों, कंडक्टर में ये पॉजिटिव आयंस हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो पॉजिटिव आयन से कोलिजन भी करेगा, लेकिन दो कोलिजन के बीच में पाथ जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होगा बच्चों? पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो थर्मल स्पीड को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू केटीजी क्या होता है? हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 3/2 kT। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को एक तरह से इलेक्ट्रॉन गैस मान के चल रहे हैं। तो हम जानते हैं गैस के लिए अकॉर्डिंग टू केटीजी एक एटम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3/2 kT होती है, और अगर मैं एक मोल के लिए बात करूं तो 3/2 RT होती है। ऐसा आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो यहां पर मैं अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गैस मान लेता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT के बराबर। सो थर्मल स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? वी आर एम एस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करूंगा तो 3 kT/m का अंडर रूट हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए k क्या है? यहां पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन के बराबर। T यहां पे हमें टेम्परेचर लेना है और टेम्परेचर किस में लेना है बच्चों? केल्विन में। ये आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में जो हम टेम्परेचर लेंगे उसको किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे। और m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं रूम टेम्परेचर पर बात करूं तो रूम टेम्परेचर का मतलब कितना हुआ? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं उसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 273 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो एट रूम टेम्परेचर T इज इक्वल टू 300 केल्विन। यहां पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, यहां पे K की वैल्यू पुट करूंगा, M कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और T यहां रखूंगा 300 केल्विन। तो VRMS मतलब थर्मल स्पीड जो मुझे मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी बच्चों? 10⁵ मीटर पर सेकेंड के बराबर। कुछ डेफिनेशन है बच्चों, एक तो है मीन फ्री पाथ, जिसको हम लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मीन फ्री पाथ क्या होता है? इट इज एन एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन जो जब मूव करता है तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है उस एवरेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। कैसे? जैसे मान लीजिए मीन फ्री पाथ हमें निकालना है, तो जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ये नोट कर लिया, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को नोट कर लिया, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को नोट कर लिया। इन सभी डिस्टेंस को नोट करके और नंबर ऑफ कोलिजन से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, तो वो मुझे क्या मिल जाएगा? मीन फ्री पाथ मिल जाएगा। तो वही हमने यहां पर बात की है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, तो उससे हमें क्या मिलेगा? मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू होती है वो लगभग 10 एंगस्ट्रॉम में कह सकता हूं। 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं तो 10⁻⁹ मीटर ये हो जाएगा मेटल्स के लिए। मीन फ्री पाथ के बाद एक और टर्म्स है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज टाइम टेकन होगा उस एवरेज टाइम टेकन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम के बराबर। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? टोटल टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स फॉर ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो टू कोलिजन्स के बीच में जो टोटल टाइम होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा। अब यहां पे रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो अगर हम मेटल्स के लिए बात करूं तो बहुत कम होता है, 10⁻⁴ सेकंड के आसपास होता है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कोलिजन भी करेगा, राइट। तो सक्सेसिव कोलिजन का टाइम हमने नोट कर लिया है, ईच एंड एवरी सक्सेसिव कोलिजन का टाइम हमने नोट कर लिया।
पूरे टाइम को हमने ऐड कर लिया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए रिलैक्सेशन टाइम इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट जो आगे हमारे सवालों में भी काम आएगी। आप देखिए अगर मान लीजिए टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उससे रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ना है। टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, आपने थर्मल एनर्जी उसको दे दी है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी को गेन करेगा और गेन करने के बाद क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, और जब कम लगेगा तो आप देखिए टोटल टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स फॉर ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कम हो गया, तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप यहां देखिए अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, आगे सवालों में इसको यूज में लेना है। नेक्स्ट आप देखिए बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देखिए जब हमने बैटरी नहीं लगाई तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन मोशन कैसा है, रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन में क्या होगा, नेट एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई बच्चों, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाला या क्रॉस करने वाला नेट चार्ज कितना हुआ, 0 के बराबर। करंट फ्लो नहीं होगा। अब हमें करंट को फ्लो करना है, मतलब कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होगा वो देखिए। मैंने क्या किया, बैटरी लगा दी, राइट। जैसे मैंने बैटरी लगाई, आप ये देखिए, ये मैंने बैटरी में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस कंडक्टर को, राइट। तो ये हो गया हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट, ये हो गया लो पोटेंशियल वाला पॉइंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बात की थी बच्चों, वहां पे हमने बात की थी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्वी पोटेंशियल होता है, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। यहां पर हमने क्या किया है, कंडक्टर के दोनों एंड्स पर बैटरी मतलब एक्सटर्नल एजेंसी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, राइट। तो ये ध्यान रखना है, यहां पर हमने बैटरी लगाई है, बैटरी लगाने से यहां पे दोनों एंड्स के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इसके अंदर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, हमेशा हाई पोटेंशियल पॉइंट से लेकर लो पोटेंशियल पॉइंट की ओर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हो गया। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इस कंडक्टर के अंदर, तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगेगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस फोर्स को हम कैसे दिखा सकते हैं, F = Q × E। ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनों ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, राइट। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैसे ही करंट फ्लो किधर होगा, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो एक्चुअल में क्या होगा, अब क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लग रहा है, तो फ्लो जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, राइट। पर्टिकुलर डायरेक्शन, अब रैंडम मोशन नहीं है, अब फ्लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट चार्ज फ्लो होगा। जैसे ही नेट चार्ज फ्लो होगा, क्या बोलेंगे, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां देखिए, व्हेन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर्स are joined to a battery, then one end is at a higher potential and the other at lower potential. This produces an electric field. जैसे ही आपने एक को हाई पोटेंशियल कर दिया, दूसरे को लो पोटेंशियल कर दिया, तो कंडक्टर के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डेवलप होगा, आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई है
और जिस कंडक्टर के अक्रॉस लगाया है उसकी लेंथ देख लीजिए कितना है, तो E इज इक्वल टू वी बाई एल से मैं क्या निकाल सकता हूं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उसकी मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही फोर्स लगेगा वैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। द फील्ड एक्सर्ट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉजिंग एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने बात की कि जैसे किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, मतलब बैटरी लगा देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दोनों एंड्स के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, E इज इक्वल टू वी बाई एल। वी क्या है, एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, L जो है वो उसका लेंथ हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स जो है वो कितना लग रहा है डिवाइडेड बाय m, राइट। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू हम इलेक्ट्रोस्टेट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू वो होता है E इंटू ई के बराबर। यानी कि अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहां पे माइनस E इंटू ई वैक्टर हो गया, कैपिटल E वैक्टर डिवाइड बाई m, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया एक्सेलरेशन का। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो A इज इक्वल टू ई कैपिटल E अपॉन स्मॉल है। ये जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है E वो कांस्टेंट है, उसका मास जो है वो भी कांस्टेंट है, और आपने जो E जो है कैपिटल E की जो वैल्यू है जो आपने बैटरी लगाई है वो फिक्स वोल्टेज की लगा दी, L उसका लेंथ कांस्टेंट है तो कैपिटल E भी कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों उसका कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में मूव करेगा किसके, कंडक्टर के अंदर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, हमने इस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम इसलिए दिया है बच्चों क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो है जब फ्लो करेगा, तो आप ये देखिए जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो रास्ता तो आसान नहीं है, बीच में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। रेस्ट्रिक्शंस किस फॉर्म में है, पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में। जब इलेक्ट्रॉन जब उस कंडक्टर के अंदर मूव करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के लगने की वजह से, तो बीच में पॉजिटिव आयन से कोलिजन भी करेगा, राइट। लेकिन क्योंकि एक फोर्स कंटिन्यूसली उस पर लग रहा होगा तो कोलिजन होगा, लेकिन उसकी टेंडेंसी बढ़ने की जो होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे मान लीजिए इस तरह से मैं बात करूं, ये इस तरह से मान लीजिए ये कोई कंडक्टर दे दिया आपको, ये पॉजिटिव आयंस यहां पे दे दिए हैं, इस तरह से पॉजिटिव आयंस है बहुत सारे, राइट, और ये बहुत सारे पॉजिटिव आयंस, और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से ऐसे मूव किया, यहां से ये टकराया, टकराने के बाद वो इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन से बाद मान लीजिए वो इस डायरेक्शन में गया, फिर यहां से इस तरह से कोलिजन करता हुआ, लेकिन उसके बढ़ने की टेंडेंसी किधर होगी बच्चों, ये जो है ये तो हाई पोटेंशियल हो गया, इसको हाई पोटेंशियल मान लीजिए, इसको लो पोटेंशियल मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, तो नो डाउट टकराने के बाद, कोलिजन करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, लेकिन क्योंकि कॉन्टिन्यूसली फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो उसकी टेंडेंसी किधर होगी, किधर होगी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी पर्टिकुलर टाइम में नेट चार्ज जो है वो क्रॉस हो जाएगा और आपको करंट मिल जाएगा। तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम कह सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये
मूव करेगा। इसको एक और ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी acquired by free electrons, average uniform velocity, that is the important point, acquired by free electrons in a conductor in the presence of electric field। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कब करेंगे बच्चों? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा चुके होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा? जब हम बैटरी लगाएंगे, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ही हम ड्रिफ्ट की बात करते हैं। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है तो उस समय उसकी जो स्पीड होगी वो कौन सी होगी? थर्मल स्पीड। और वो कैसी होगी? रैंडम। और रैंडम का एवरेज कितना होगा? 0 के बराबर। तो उस समय कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगा दिया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, तो उसका फ्लो जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है बच्चों? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। जबकि थर्मल स्पीड का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बहुत ही कम होता है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ऑर्डर की होती है, जो कि बहुत ही कम है। किसके कंपेयर में? थर्मल स्पीड के कंपेयर में। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर जो पाथ होगा बच्चों, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा चुका हूंगा तो जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन अब नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ कैसा बन जाएगा? पैराबोलिक बन जाएगा। क्यों बन जाएगा पैराबोलिक? क्योंकि अब एक फोर्स और लगेगा। सपोज मान लीजिए ये दो पॉजिटिव आयंस है, एक पॉजिटिव आयंस यहां पर है, एक पॉजिटिव आयंस यहां, इसके बीच में पाथ स्ट्रेट था, लेकिन अब एक फोर्स और लगना स्टार्ट हुआ तो पाथ कैसा बन जाएगा? थोड़ा सा कर्व बन जाएगा। तो अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में दो कोलिजन के बीच में, सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। आपको ये याद भी रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वीडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। हमें इसके बीच में रिलेशन डेवलप करना है और इस रिलेशन पे जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। तो आप देखिए, एक कंडक्टर आपको दिया हुआ है, कंडक्टर का लेंथ जो है वो स्मॉल l है। हमने इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जैसे मैं V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूंगा वैसे कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, राइट? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा। किधर लगेगा फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से मूव करना स्टार्ट करेगा। और करंट किधर फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। तो ये करंट आपको यहां पे दिखाया हुआ है। अब मुझे रिलेशन निकालना है। आप ये देखिए, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने बात की थी, A इज इक्वल टू, वो होता है E कैपिटल E बाई M। ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। वोल्टेज जो हमने लगाया V वो फिक्स है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जब वोल्टेज फिक्स है, लेंथ फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स हो गया, कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की प्रेजेंस में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की प्रेजेंस में है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमने लगा दिया यहां पर, उसी की हम हेल्प ले रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमने देखिए क्या बोला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन देखिए, इट इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज किसका निकालना है? u। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो ऑलरेडी उसके पास थर्मल वेलोसिटी थी इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब दूसरा a इंटू टी। a इंटू टी कब आया होगा बच्चों? जब आपने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसकी वजह से फोर्स लगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन मिला, तो उसकी वजह से ये दूसरी वेलोसिटी मिल गई। तो u प्लस ए टी, तो u यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, राइट। टेकिंग एवरेज, हमें एवरेज लेना, टेकिंग एवरेज ऑफ अबव इक्वेशन। तो एवरेज का सिंबल ये हो गया, हमने एवरेज ले लिया, राइट। अब आप देखिए ये जो क्या है? थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी का एवरेज कितना होगा बच्चों? 0 के बराबर।
राइट, क्योंकि वो तो रैंडम मोशन है, तो नेट एवरेज कितना हो जाएगा उसका 0, तो ये वाली टर्म्स तो 0 होगी। अच्छा ए जो है वो कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया। अब ये क्या है, टी मतलब टाइम का एवरेज, और टाइम का एवरेज क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो इस टी को मैंने क्या बोल दिया, रिलैक्सेशन टाइम के बराबर। तो यहां पे एवरेज टी कितना हो गया, टाउ के बराबर हो गया। तो वी डी इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, ए टाउ। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, और ए की वैल्यू हमने यहां से पुट की, ई कैपिटल ई अपॉन स्मॉल एम। तो वी डी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ई कैपिटल ई अपॉन स्मॉल एम इंटू टाउ, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम इंटू ई के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आप देखिए वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां से आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है बच्चों, राइट, टुवर्ड्स राइट, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो वी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन एम इंटू ई वेक्टर। अब यहां पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट में मान लेता हूं, मैंने क्या बोला है, रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करता हूं तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, तो ई और एम तो हमेशा कांस्टेंट रहता ही है। जब मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट किया तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म्स क्या बन गई बच्चों, कांस्टेंट, और मैंने इसको नाम दे दिया म्यू। और म्यू को हम क्या बोलेंगे, मोबिलिटी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। तो म्यू यहां पर कांस्टेंट है, और मैंने यहां से देखिए वी डी इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था ई टाउ बाई एम इंटू ई के बराबर। ये फॉर्मूला था हमारे पास, ये देखिए यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास, ई टाउ बाई एम इंटू ई। तो जैसे ही मैं यहां पर ई टाउ बाई एम की वैल्यू रखूंगा म्यू, तो वी डी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा म्यू इंटू ई, और म्यू क्या है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखिए अगर म्यू कांस्टेंट है तो मैं सीधा क्या बोल सकता हूं, वी डी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के ऊपर उस पर डिपेंड कर रही है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने हाई वोल्टेज की बैटरी लगाई तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एन। वोल्टेज बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बढ़ गया, क्योंकि फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई के बराबर। मैग्नीट्यूड में बात करें तो एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई। फोर्स बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया, एक्सलेशन बढ़ गया, एक्सलेशन बढ़ गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ गई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है, ठीक है। अब यहां से मोबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। आप देखिए यहां पर, आप देखिए बच्चों मोबिलिटी क्या है, वी डी इज इक्वल टू, मोबिलिटी में क्या कह सकता हूं, यहां वी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन ई के बराबर। तो यहां से मोबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या मोबिलिटी ऑफ कोई भी चार्ज करियर आपको दिया हुआ है तो उस चार्ज करियर की वो मोबिलिटी बन जाएगी। यहां पर चार्ज करियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यहां पे जो मोबिलिटी आपको मिल जाएगी, तो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई के बराबर। यहां पे आप देखिए ऐसा यूनिट मोबिलिटी की क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। कैसे होगा, आप देखिए वी डी की यूनिट तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, अपॉन ई की यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। कहां से आया होगा फॉर्मूला, आप देखिए ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एल। इस फॉर्मूले से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकाल ली, तो यहां पर मीटर पर सेकंड ये हो गया और वोल्ट अपॉन मीटर ये हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड के बराबर। तो ये इसकी यूनिट आ गई यहां पे। अब यहां से आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम इंटू ई होता है, और ई की वैल्यू मैंने क्या रख दी, वी बाई एल। जैसे वी बाई एल रखेंगे तो वी डी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम इंटू वी बाई एल के बराबर। अब आप देखिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे टॉ कांस्टेंट होगा, तो ये तो कांस्टेंट हुआ ही हुआ, राइट। अगर मैं किसी भी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट कर दूं, जो मैं
कंडक्टर के अक्रॉस जो मैं बैटरी लगा रहा हूं उस बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट है, तो V भी कांस्टेंट, तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/L के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो VD इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/L। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इंपॉर्टेंट क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो फिक्स है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी, उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगी, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, अगर मैं उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज कर भी देता हूं तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, अगर मैं लेंथ चेंज करता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहां पर आप देखिए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी केवल और केवल कौन डिसाइड करेगा, लेंथ डिसाइड करेगी। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी और लेंथ अगर कम करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जो कि हम यहां से दिखा सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्वेश्चन है बच्चों, the drift velocity of the electrons in a copper wire of length 2 meter under the application of potential difference of 200 volt is 0.5 meter per second, find their mobility। तो आप यहाँ देखिए, एक तो लेंथ आपको दिया हुआ है, कंडक्टर की जो लेंथ है L वो है हमारे पास 2 मीटर है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है वो है 200 वोल्ट के बराबर, और VD आपको गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो यहाँ से हम मोबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। मोबिलिटी क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू VD बाई कैपिटल E के बराबर होता है। तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन E जो है वो V बाई L के बराबर हो गया। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा VD इंटू L अपॉन V के बराबर। तो म्यू इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा VD की वैल्यू हम रखेंगे 0.5, L आपको मिल गया 2 मीटर हो गया, और V जो है वो है 200 वोल्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों 100, तो ये हो जाएगा यहाँ से म्यू इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0.5 इंटू 10 की पावर -2 और 5 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ से यूनिट की बात करेंगे तो मोबिलिटी की यूनिट हम जानते हैं मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड के बराबर। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आंसर के साथ में उसका यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है वो यूनिट के मार्क्स काट लेता है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटेलिक कंडक्टर वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्सप्लेन। एक तो ये क्वेश्चन जो है वो CBSE 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक 1 मार्क्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये, राइट। यहां पर एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से टेम्परेचर चेंज करने पर या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अफेक्टेड होगी। तो सबसे पहले अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VD इज इक्वल टू E टाउ बाई M इंटू E के बराबर। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब यहां पर आप देखिए, हम जानते हैं कि जैसे से मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा कंडक्टर का, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर किया मैंने इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम यानी टॉ जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। और जब टॉ डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहां कह सकता हूं VD जो है वो डिक्रीज होगी। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको एक्सप्लेन करें तो आप सीधा रिजल्ट ना लिखें, पहले आप फॉर्मूला जरूर दिखाएं। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो आपको आंसर मिल रहा है वो फॉर्मूला आप दिखाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां आप देखिए बच्चों, जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं वैसे रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम जब डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होती है।
क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज देन रिलैक्सेशन टाइम विल बी डिक्रीज एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है बच्चों, अ पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V is applied across a conductor of length L and diameter capital D. How is the VD of charge carriers in the conductor affected when V is half, L is doubled और D is half? ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक पार्ट जो है वो 1 मार्क्स का है। हमें ये पता करना है कि अगर मैं वोल्टेज को हाफ कर दूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं लेंथ को डबल कर दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं डायमीटर को चेंज करूं हाफ करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला Vd इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E टॉ बाई m इंटू ई। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला हो गया और इसी को हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा Vd इज इक्वल टू E टॉ बाई m इंटू वी बाई एल। ये फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक पॉइंट की बात की थी, हमने उस पॉइंट में ये लिखा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो तो Vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन डिसाइड करेगा, केवल लेंथ डिसाइड करेगा। तो पहला तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आपने चेंज कर दिया, जो चेंज किया हुआ है बस केवल उसी को चेंज मानना है, बाकी सब कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को आपने हाफ कर दिया, तो यहां पे आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हाफ तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हाफ करेंगे तो Vd जो है Vd इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V। Vd इज प्रोपोर्शनल टू V क्योंकि E टॉ बाई m तो कांस्टेंट है ही सही, L भी कांस्टेंट। अब आपने Vd को हाफ कर दिया है, Vd कैपिटल V जो है, राइट, कैपिटल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को आपने हाफ कर दिया है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, हाफ हो जाएगी। तो यहां पर आप देखिए V इज हाफ देन Vd इज ऑल्सो हाफ। तो फर्स्ट में तो ये हो जाएगा, अगर आपने वोल्टेज को हाफ किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी। सेकंड में आप देखिए लेंथ को आपने डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया तो अगेन वही Vd इज इक्वल टू ई टॉ बाई m V बाई एल। जब आप लेंथ को डबल कर दिया तो इसका मतलब बाकी सबको कांस्टेंट मानना है, तो लेंथ डबल तो Vd डैश इज इक्वल टू ई टॉ बाई m, ये हो जाएगा V अपॉन ट्वाइस एल। डबल कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को तो मैं क्या लिख सकता हूं, ई टॉ बाई m, ये हो जाएगा V बाई एल, ये तो हो जाएगा हमारे पास Vd के बराबर और इंटू 1/2 है, तो Vd डैश कितना हो जाएगा बच्चों, Vd बाय 2 के बराबर, राइट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी वापस। ठीक है, थर्ड जो है वो डायमीटर को अगर मैं चेंज करता हूं, आप देखिए डायमीटर d इज हाफ कर दिया, तो अब एक चीज देखिए कि अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, राइट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके डायमीटर पे या क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि फॉर्मूले में आप देखिए Vd इज इक्वल टू जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट है। Vd इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, ई टॉ बाई m इंटू वी बाई एल। यहां पर कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई रोल नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई रोल नहीं है, इसका मतलब नो चेंज। तो थर्ड केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लेंगे बच्चों करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, कोई भी कंडक्टर आपको दिया हुआ है, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और A क्रॉस सेक्शन एरिया से I करंट फ्लो हो रहा है, तो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी। तो आप देखिए डेफिनेशन है इसकी, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, राइट, और पहली बात तो करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है, करंट डेंसिटी यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी हम लेंगे और करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो या तो मैं करंट की डायरेक्शन में मान सकता हूं या फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मान सकता हूं। तो अगर मान लीजिए किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट डेंसिटी मुझे मिलेगा वो मुझे निकालना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा J इज इक्वल टू I बाई ए। अगर मान लीजिए
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो उस कंडीशन में तो मैं J इज टू आई बाई ए इस तरह से करंट डेंसिटी निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं है, उनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, जैसे मान लीजिए इस वायर में सेकंड केस में करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वही J वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी, और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, हमेशा उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसका प्लेन ये है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर। तो अब मैं कैसे निकालूंगा एरिया वेक्टर का करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में मैं कंपोनेंट लूंगा, तो क्या हो जाएगा a cos थीटा, इस a का मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कंपोनेंट मुझे मिलेगा यहां पर ये हो जाएगा a cos थीटा के बराबर। तो अब क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया का करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में कंपोनेंट I अपॉन a cos थीटा। तो I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, J a cos थीटा, या इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट a वेक्टर यहां पे आ जाएगा। अब यहां पर अगर मान लीजिए हमने कहा है करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर करंट की डायरेक्शन में भी मैं कह सकता हूं। तो करंट डेंसिटी J वेक्टर इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ E वेक्टर, और करंट की डायरेक्शन में भी हम कह सकते हैं। ऐसा यूनिट देखिए, J इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है I अपॉन A, मतलब करंट अपॉन एरिया, तो करंट की यूनिट तो एम्पियर हो गई और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हम यहां से निकाल सकते हैं, तो एम नॉट इधर इसकी डायमेंशन L2 हो जाएगी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों L-2, टाइम है नहीं तो T0, और करंट का क्या हो जाएगा A1, तो M0 L-2 T0 और A1 के बराबर।